सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और अब आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दों का महायुद्ध। मिडिल ईस्ट की जंग में एक ऐसा खिलाड़ी अब एंट्री ले चुका है जो कि ईरान का विरोध भी नहीं करता और उसका खुला साथी भी यहां पर बनता नहीं है। अब्बास अराक्ची पहुंच चुके हैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए। मिडिल ईस्ट में जंग दुनिया सांस रोके हुए है और अब जो नजरें हैं वो सीधे सीधे मॉस्को पर टिक गई हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा इम्तिहान अगर कहीं पर होना है तो अब वो इसी मॉस्को में होना है, क्योंकि अब्बास अराक्ची पहुंच चुके हैं व्लादिमीर पुतिन के दरबार में। इसीलिए सवाल ये है कि क्या आप सच में राइट मीडिएटर के पाले में गेंद है। इसी पर आज एक बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ फैक्ट्स जो रूस और पुतिन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है वो आपके सामने रखती हूँ। रशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा परमाणु जखीरा, ऊर्जा महाशक्ति, तेल गैस इसी के पास है। यूएनएससी का ये स्थायी सदस्य है। ये इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि पुतिन के पास अराक्ची का जाना यानी कि यहां से पूरी जंग की दिशा बदल सकती है। और यहीं पर जब नाम जुड़ जाता है व्लादिमीर पुतिन का तो ये ग्लोबल पावर जो है वो और ज्यादा कैसे बढ़ जाती है वो अब आपको दिखाती हूं। व्लादिमीर पुतिन पूर्व केजीबी अधिकारी रहे, सख्त और तेज फैसलों के लिए पूरी दुनिया में पुतिन मशहूर हैं। 2 दशकों से ज्यादा सत्ता में बहुत मजबूत उनकी पकड़ है। रूस ईरान रिश्ते की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो मिलिट्री ड्रोन सहयोग, ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। न्यूक्लियर सहयोग का एक इतिहास यहां पर रहा है। यूएस इजराइल कार्रवाई की आलोचना रशिया ने की थी, ये बिल्कुल भूलना नहीं होगा, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ। इजराइल से भी रिश्ते यहां पर कायम रहे। इसीलिए जो सवाल है वो ये है कि क्या पुतिन रुकवाएंगे जंग या फिर अपने हिसाब से इस पूरी जंग को रशिया मोड़ देने वाला है। आइए इसी पर आज शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और आज जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, आइए उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। ओपी तिवारी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी तिवारी सर आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये खबर जब हम दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया ये खबर देख रही है कि व्लादिमीर पुतिन के दरबार में चले गए हैं अराक्ची, तो ये समझाइए कि क्या देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में हो गया है अब ईरान क्या? क्योंकि पाकिस्तान पर तो ट्रस्ट वैसे ही नहीं है। अब सही पाले में गेंद गई है क्या मीडिएटर होने के? ओपी तिवारी देखिए, आपने जो भी कहा कि सही आए दुरुस्त आए, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत। अभी मीडिएटर कौन था? पाकिस्तान की स्टैंडिंग्स, पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटस, पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेटस, पाकिस्तान के जनरल इंप्रेशन विश्व में क्या था? एक भिखमंगे, एक गरीब देश जो सबको धोखा देता है। तो वही देश था जिस टेररिस्ट को अमेरिका में तलाश थी वो पाकिस्तान में मिला गया था। इस तरह की जिसकी रेपुटेशन थी, कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वहां पर कोई बात होगी। ये अपना कुछ उल्लू सीधा करने के चक्कर में अवश्य पड़े हुए थे। स्टेटस उसी के साथ बात वही हो सकती है जहां का स्टेटस हो। एक बात मैं कहना चाहूंगा, भले ही रशिया जो है अभी फिलहाल आर्थिक पावर ना हो, लेकिन मिलिट्री पावर हमेशा था और अभी भी है। मिलिट्री पावर अभी भी क्या है कि अभी भी मतलब अमेरिका से मजबूत नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर किसी हालत में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, वो रशिया के पास है। और रशिया की बात अमेरिका को सीरियसली अवश्य लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अमेरिका चाहता है कि वहां से जो इनके न्यूक्लियर जो इनके यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम है, उसको हटाना चाहते हैं। अगर कहीं न्यूट्रल जगह पर रखनी होगी तो मेरे के एक प्रावधान ये भी हो सकता है कि रशिया उसको ले ले और रशिया उसको सुरक्षित रखे। ये एक ईरान को भी एक बहुत ही बड़ी राहत होगी और ईरान हमेशा चाहेगा भी कि अगर कहीं भेजना ही है तो रशिया भेज सकता है, अमेरिका नहीं। और ये बात होगी तो अमेरिका को इस बात को भी मानना पड़ेगा। अब जहां तक सपोर्ट का सवाल है, देखिए ईरान ने ड्रोन दिए थे यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट। उसी ड्रोन को मॉडिफाई किया था रशिया ने और वो ड्रोन इनके पास आ गए। अब जहां मिसाइल बनाने की क्षमता है, जो रॉ मटेरियल है, वो अवश्य इनको रूस से मिल रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, इनके पास मिसाइल थे, ईरान के पास ड्रोन्स थे। एक ही चीज की कमी थी, वो रिलायबल इंटेलिजेंस इनपुट जो ईरान के पास नहीं थी। वो इंटेलिजेंस इनपुट इनको सही रशियन मिसाइल से मिलेंगी। रशियन मिसाइल से जब मिलेंगी तो इसकी मिसाइल का इफिकेसी और इफिशियंसी बढ़ेगा। मिसाइल फायर करना एक अलग बात है और मिसाइल फायर करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। इससे इसका जो इफेक्ट होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। और
और ओपी तिवारी सर, क्योंकि जब पाकिस्तान का नाम सामने आया, फिर दूसरे दौर की बातचीत की खबर आ रही थी, हालांकि वो तो अब यहाँ से मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। तेज टिक्कू सर, आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जब हम मीडिएटर की बात करते हैं तो उसका पहला धर्म ही ये होता है कि वो दोनों तरफ से बोले, बराबरी की बात करे, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। और ये सीधा आरोप ईरान के सांसद का, आई एम श्योर अगर आपने स्टेटमेंट सुन लिया हो तो वो सीधे सीधे बोल भी चुके हैं। क्या पुतिन अब यहाँ से, जब ये बातचीत अरागची और उनकी होने की खबर आ रही है, क्या पुतिन अंदर खाने कर सकते हैं, खबरदार अमेरिका अगर ईरान पर अटैक किया तो? क्या मतलब है इसका? नहीं, मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। रशिया 56 डेज तक करीब हुआ है जंग को शुरू हुए, और इन दिनों में जो भी हुआ उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रशिया इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। मीडिएशन की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि वही मीडिएट कर सकता है जिसके ऊपर ट्रम्प का भरोसा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रम्प का भरोसा है, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे की मैसेजेस आपस में दे रहे थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उनके रिश्ते भी एज ए मुस्लिम इस्लामिक कंट्री, अच्छी फौज, ताकतवर फौज, और जो वहाँ पर सिक्योरिटी दे रही है अरब स्टेट्स में, उनको वो मंजूर था। और ईरान के साथ भी तकरीबन रिलेशन अच्छे थे। लेकिन अब मुझे लगता है मामला बहुत आगे बढ़ गया है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो पुतिन के पास इसलिए गया है कि वो मीडिएशन करे। इस बात को तो अमेरिका मानेगा ही नहीं बिल्कुल, और रशिया खुद भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने हाथ क्यों जलाना चाहेगा इस युद्ध में। देखिए क्या हो रहा है, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब वहाँ से अराकी वगैरह को भागना पड़ेगा ईरान से, वो शरण कहाँ लेंगे? और ये देश है जहाँ वो शरण ले सकते हैं। शरण लेने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल शरण लेने की तैयारी है, क्योंकि आप देख लीजिए ईरान का क्या हो रहा है अभी। $500 मिलियन हर दिन उनका नुकसान हो रहा है। उनके ऊपर कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है। इकोनॉमिकली वो डिस्ट्रॉयड है। आज आपने देखा होगा अभी कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है ईरान के ऊपर, बिकॉज आपने देखा जो म्यूरल उन्होंने लगाया था तेहरान के अंदर, उसमें मुज्तबा खुमानी का फोटोग्राफ है। आपने देखा वो? मतलब वो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इसीलिए कंफ्यूजन है कि मुज्तबा खामेनी जिंदा है कि नहीं है। नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही कर दिया। वो तो उसमें शहीदों के लिस्ट में उसका फोटोग्राफ है। तो इसका मतलब है मुज्तबा खुमैनी नहीं रहे। और प्रॉब्लम ये है, अगर वो नहीं रहे तो ईरान के ऊपर कौन हुकूमत चला रहा है? हुकूमत आईआरजीसी चला रहा है, और आईआरजीसी मरने मारने को तैयार है। पॉलिटिकल लीडरशिप टोटली साइडलाइन हो गई है। और ये मुझे लगता है अगर ये अगले 2-4 दिन में बातचीत नहीं करेंगे अमेरिका के साथ डायरेक्टली, और उनको आश्वासन नहीं देंगे, तो मामला ईरान के लिए बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है, ओके और सर, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओपी तिवारी सर, जो तेज टिक्कू सर कह रहे हैं, ये मतलब अब जो मैंने सोचा था, जिस पर आपसे चर्चा करूंगी, उसका एंगल ही बदल दिया टिक्कू सर ने। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये बातचीत की तो बात ही नहीं है, ये तो ईरान अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है कि वहां से भागना पड़ गया तो कहाँ छिपेंगे। और मुज्तबा खामेनी, इफ ही इज नॉट अलाइव, तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा ये हार के तौर पर देख सकते हैं ईरान के लिए, एक बड़ा झटका भी होगा ईरान के लिए। ओपी तिवारी सर, आप इसको समझाइए, क्या करना चाहता है यहाँ से ईरान? देखिए, टिक्कू सर की कुछ बातों से मैं काफी सहमत हूँ। पहली बात कि ईरान की तबाही हो चुकी है, काफी तबाही हो चुकी है, और इनके पॉलिटिकल एलिट में और मिलिट्री एलिट में डिफरेंसेस आ चुके हैं। उस डिफरेंसेस का फायदा उठाने की अमेरिका काफी कोशिश कर रही है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए प्लीज। देखिए, मतलब इनके ईरान की पॉलिटिकली एलिट और मिलिट्री एलिट में डिफरेंसेस आ चुके हैं, डिफरेंसेस उत्पन्न हो चुके हैं। इस डिफरेंसेस का फायदा अमेरिका उठाने की कोशिश काफी दिनों से कर रहा है। वो कहता था ईरान से बात हो रही है, किससे बात हो रही है पता नहीं चल रहा था। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा मैं असहमत हूँ टिक्कू सर की बात से, बिकॉज ईरान एक सिविलाइजेशन है। देखिए, 2003 में ईरान ने इराक को बर्बाद होते हुए देखा था। तभी से ईरान ने तैयारी शुरू कर दी थी कि वो लड़ने के लिए नहीं, मतलब जीतने के लिए नहीं, न हारने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये सिविलाइजेशन है, अंत तक लड़ेगी, जब तक लड़ेगी लड़ सकती है ये। और जहां तक इसे गुरिल्ला वॉरफेयर का सवाल हो, भले ही कुछ कब्जा कर ले अमेरिका, लेकिन किसी तरीके से, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये 3-4 किलोमीटर है, इतने पास है ईरान की टेरेन ऐसी है को तबाह करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, खुद परेशान होगा, लेकिन अमेरिका को विवश करेगा। ओपी तिवारी सर, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसी पर आपने कहा कि अंत तक ईरान लड़ने की तैयारी, ये तो अंतहीन लड़ाई लग रही है। अंत है इसका कहां पर, ये भी समझाइए आप। देखिए, अंतहीन जैसे, देखिए वियतनाम में क्या हुआ था।
लड़े हुए वहां तक पहुंच गई थी अमेरिका सेना, वहां रुकी भी थी, लेकिन पत्थरों के डर से भी गायब हो गई, पीछे आ गई वहां पर अफगानिस्तान में। अब देखिए इंटरनल सिचुएशन अमेरिका के अंदर क्या है, उनके सिटीजन्स का क्या प्रभाव है, क्या दबाव है, उनकी कांग्रेस का क्या दबाव है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि 60 दिन तक विदाउट कांग्रेस से परमिशन लिए हुए कोई लड़ाई अमेरिका लड़ सकता है। ये 60 दिन एक लिमिट भी आने वाली है। प्लस अमेरिका की जो अमेरिका की जो ऑफिसर्स है, जवान है, वो हाईली डिमोटिवेटेड है। मोटिवेशन क्या होती है भाई, मशीन इंपॉर्टेंट होती है, मशीन बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। उनके पास कॉज होना चाहिए कि हमें किस पर्पज के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के पास तो कॉज है, अपनी रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, सिविलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका किस लिए लड़ रहे हैं, वो पागल के लिए लड़ना नहीं चाहते। अमेरिकन बेसेस जो इस मिडिल ईस्ट में थे सारे भाग गए थे बीच में। अभी इन्होंने जो भी लगा रखी, जो भी कॉर्डन लगा रखा है, 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर थोड़े रेंज में नहीं है, दूर है, लेकिन एक मजबूरी सबके लिए कि दोनों देशों के लिए सीज फायर अत्यंत आवश्यक है। न ईरान चाहता है कि लड़ाई आगे बढ़े, न अमेरिका चाहता है। और अमेरिका ये लड़ाई बढ़ेगा तो ईरान परेशान होगा, लेकिन ईरान भी तबाह करेगा अमेरिकन फोर्सेस को, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में। कल मैं न्यूज देख रहा था कि उन्होंने 17 C-17 उतारे मिडिल ईस्ट में, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं बल्कि उनके सपोर्ट में आ रहे हैं और उनके रसद सप्लाई राशंस के लिए परेशान हो रहे हैं। बिकॉज जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जवान है, बहुत दिनों से बाहर रह रहे हैं, वो भी परेशान है, उनके भी राशन की थोड़े दिन में कमी होने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फैक्टर सोच के ट्रंप अगला कदम क्या लेंगे, ये देखने की बात है। उम्मीद देश के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए अच्छा नहीं होगा कि ट्रंप सुधर जाए। इसका मतलब तो ये हो गया ना, तेज टिक्कू सर आप समझाइएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ दूसरे राउंड की बातचीत की आप बात कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में ये जो दूसरे दौर की बातचीत है वो होने वाली है। उधर ईरान चला गया है रशिया के पास, इधर ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान पर तो भरोसा ही नहीं है। ईरान के सांसद का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि वो बैटिंग तो पूरी अमेरिका की तरफ से की है। तो दुनिया को इल्यूजन में डालकर ये दोनों देश आखिर करना क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में, मुझे तो बड़ी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो ये डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये दोनों देश चाहते क्या है। देखिए, जो जंग के बीच में जो होता है, जो टैक्टिकल बातें होती है, उनको हम स्ट्रेटजिक इशूज़ के ऊपर उनका इम्प्लीकेशन, उनका इम्पैक्ट जो है हमें देखना चाहिए। पहली बात है, ये ज़रूर है कि अमेरिका वियतनाम से भाग गया, अफ़गानिस्तान से भाग गया, लेकिन अमेरिका तो अभी ईरान में गया ही नहीं और अमेरिका कभी ईरान में जाएगा ही नहीं। क्योंकि ईरान के अंदर एटलीस्ट इतना तो अमेरिका ने सीख लिया है कि अपनी ट्रुप्स को किसी दूसरे की धरती पर उतारना उनके लिए घातक हो अच्छा सकता है। सर इसी पे मेरा एक सवाल है, उसके बाद पूरी करिएगा बात। टिक्कू सर, तो ये ग्राउंड ऑपरेशन वाली जो बात बीच में आई थी वो नहीं होगा, ईरान नहीं कर, ये अमेरिका नहीं कर पाएगा ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ? नहीं, तो हम सब लोग पहले से ये बोल रहे हैं अमेरिकन ट्रुप्स नहीं आएंगे ईरान के अंदर, धरती पर नहीं आएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए यूएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो उन्होंने बोला है कि हम वहाँ पर रजीम चेंज देखना चाहते हैं। जो रजीम बाद में वहाँ आएगी वो ज़्यादा एंटी इजराइल नहीं होगी, ज़्यादा एंटी अमेरिका नहीं है, डेथ टू अमेरिका नहीं बोलेगी, डेथ टू इजराइल नहीं बोलेगी। मिडिल ईस्ट के अंदर वहाँ पर शांति स्थापना होगी, और ताकि जो मिडिल ईस्ट जल रहा है कई सालों से, जब से इजराइल बना तब से जल रहा है, उसमें थोड़ी शांति आ जाएगी। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है। बाकी और न्यूक्लियर चक्कर, उनके पास न्यूक्लियर, अगर ईरान आज बोलता है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हमारे पास ये इतना यूरेनियम है, हम किसी और देश के पास रखेंगे या जब्त करेंगे या कुछ भी करेंगे, जंग उसी दिन खत्म होगा। क्योंकि बाकी जितने भी मुद्दे हैं वो सब इकोनॉमिक हैं, और अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा, वो उनको दे देंगे, बोलेंगे शांति से बैठो, अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ। और वहां पर देखिए अभी क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका रिकॉन्फ़िगर कर रहा है स्ट्रेटेजिकली उस एरिया को। अभी तक क्या है, वहाँ दो गुट है, एक सुन्नी और शिया, अरब और ईरानियन, दोनों सिविलाइजेशन जोनी एथनिकली बिल्कुल अलग अलग हैं। वो अरब हैं और ये पर्शियन है। और पर्शियन ने पिछले जब से रेवोल्यूशन आया है, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि उनका इतना साहस हो गया कि उन्होंने 5-6 अरब स्टेट्स को अमेरिकन बेसिस, हम बोलते हैं अमेरिकन बेसिस। जबकि टिक्कू सर, अगर आपने कहा दो ग्रुप से, अगर शिया सुन्नी के हिसाब से अगर ऐसे देखा जाए तो तादाद में तो सुन्नी को फिर हावी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ईरान ने अकेला शिया मुल्क होते हुए उसने तो कितनी मार खाई है वहाँ मिडिल ईस्ट ने।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने ही फैसला किया है कि मैं अकेला इसराइल के साथ लड़ूंगा। बाकी तो उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेंगे। बल्कि अगर 7 अक्टूबर का हमला नहीं होता, हाँ। सऊदी अरेबिया अभी तक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया होता। मैं ठीक है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज प्लीज सुन लीजिए। ईरान जो है लास्ट लेग्स पर है। IRGC का जिस दिन कंट्रोल खत्म हो जाएगा, वहां रिकन्फिगर हो जाएगा, आपस में सुलह हो जाएगी। और मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, जितने भी अरब प्रो अमेरिकन राष्ट्र हैं, ये शांति से रहेंगे ईरान के साथ, क्योंकि ईरान की ताकत बहुत कम हो चुकी होगी इस युद्ध के बाद। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह भी रहे हैं ना कि उनकी पूरी ताकत को खत्म कर दिया है, जी हम जीत गए। ओपी तिवारी सर, अब इसमें से जो तेज टिक्कू सर ने बोला उसमें से 2 चीजें आप जरा सरल भाषा में समझाइएगा। जब ग्राउंड ऑपरेशन की बात आती है और जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे अमेरिका को ही सबसे ज्यादा डर लगता है, अगर IAEA ये कह चुका है कि अभी उतना सक्षम ही नहीं है ईरान की परमाणु बम वहां पर बना सके, तो क्या वो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ढूंढते ढूंढते कहीं ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो अमेरिका नहीं कर देगा? मतलब ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, पहले मैं एटॉमिक की बात करता हूँ। ठीक है, IAEA ने मना कर दिया, तो अमेरिका तो ये जबरदस्ती बहाना ढूंढ रहा। अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से प्यार है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर बम है तो उसको एलर्जी है। ये समझना चाहिए। और जो सबसे बड़ा टेररिस्ट था अमेरिका के लिए, उसको पाकिस्तान में छिपा कर रखा हुआ था। सबसे ज्यादा टेररिस्ट पाकिस्तान में है। उन टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाएगा तो बॉम्ब कहां जाएगा कोई पता नहीं है। यहाँ तो कहा ये भी जाता है कि बॉम्ब तो पाकिस्तान ने बनाया नहीं, बल्कि अमेरिका ने दिया उनको। राइट। और से तो बहाना ढूंढता रहता है कैसे करने के लिए। वो बहाना इसलिए ढूंढता है कि वो एक इजराइल के हाथ में पपलू है। इजराइल की एग्जिस्टेंस तब तक होगी जब तक कि ईरान मजबूत रहेगा। तो ईरान को मजबूत करना है उनको, ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी लड़ाई है उनके पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई तो हमारी थी नहीं, ये बात होती है तब ये अटैक करना शुरू करते हैं। अब पहली बात बता रहा हूँ, जैसे ईरान की देखिए, जिस तरीके से जितने इनके पास सैंक्शंस लगे हुए थे, तो उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया। जहाज तो खरीद नहीं सकते थे, शिप्स बना नहीं सकते थे, उन्होंने खूब सारी मिसाइल्स बनाई और इस फील्ड में तो बहुत आगे चले गए। इतना आगे चले गए, विश्व में भी आगे चले गए। उनके बाद जो फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स है, वो इनके फ्लीट के लिए बहुत बड़ी एनर्जी है जो छिपा कर रखा हुआ है। तो इनकी एक इनहेरेंट पावर है जिससे अमेरिका को डर अवश्य लगता है। 1980s में कुछ अमेरिकी बंधक थे, तो इन्होंने ग्राउंड फूड्स लाने की कोशिश की थी अवश्य। अमेरिका ने अपने फोर्सेज भेजे थे वहां, इनके सारे जितने जवान जितने इनके पैरा कमांडो जो भी थे, जो स्पेशल फोर्सेज के थे, सबकी बॉडी वापस आई थी। तो ये डर तो अमेरिकन आर्मी में, अमेरिकन सील्स में, अमेरिकन पैरा कमांडोज में बना हुआ है। इससे बाहर नहीं कर सकते। उस ऑपरेशन के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति को हार मारना पड़ा था, अगले इलेक्शन हार भी गए थे। तो ये डर अवश्य है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिका के जो जनरल्स हैं इनके खिलाफ जा रहे हैं। कई लोगों को ट्रंप ने हटाया हुआ है। तो इसकी, जैसे टिक्कू सर बोले थे, इसकी कोई संभावना नहीं है कि उतारने की कोशिश करेंगे। ओके, तेज टिक्कू सर, ठीक है, तेज टिक्कू सर को इस पर जवाब देना है। टिक्कू सर बोलिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सब लोग ये बोल रहे हैं पाकिस्तान को तो अमेरिका ने छोड़ दिया, वो भी न्यूक्लियर बम में, उससे क्यों नहीं गया? अरे हमको ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जिस दिन से पाकिस्तान बना है वो अमेरिका का एलाय रहा है। उसने हर एक चीज वो किया अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान कर सकता था। 1958 में अयूब खान ने उनको एक सीक्रेट एयर बेस दी, जहां से वो जहाज उड़ाते थे और रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर वो स्पाइंग करते थे, क्योंकि उन दिनों सैटेलाइट नहीं होता था 58 में। उसके बाद आप देख लीजिए, अयूब खान चला गया, फिर यहया के टाइम में, फिर ज़ियाउल हक के टाइम में, मुशर्रफ के टाइम में, वो हमेशा अमेरिका के एलाइज रहे हैं और उन्होंने हर एक वो काम किया जो अमेरिका चाहता है, तो वो ये करे। ईरान को समझने में टिक्कू सर बड़ी देर लग गई क्या कि ये पाकिस्तान तो अमेरिका का पपेट है? फिर ये मीडिएटर कैसे हुआ? नहीं, मीडिएटर इसलिए हुआ, देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया एज मीडिएटर, उसकी तो किसी को शक नहीं है क्यों सिलेक्ट किया। बिकॉज ये बिल्कुल अमेरिका, देखिए इमरान खान का जो हटाया गया वो किसने हटाया? वो अमेरिका ने हटाया, क्योंकि आसिम मुनीर उनका एक मोल था और उसको करने लाने के लिए एक बहुत सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अभी तक जो रहा है उसको खत्म करके आसिम मुनीर को बिठाया। आसिम मुनीर को उन्होंने मीडिएटर बनाया। ईरान की समस्या क्या थी? ईरान किसी और को मान नहीं सकता था, क्योंकि एक तो इस्लामिक देशों में पाकिस्तान का दबदबा है, बिकॉज न्यूक्लियर पावर, और सेकेंडली आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तालिबान, और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 15 से 20% शिया हैं
और उनका बॉर्डर आपस में मिलता है, और आसिम मुनव्वर की रिलेशन आईआरजीसी से बहुत थी प्रोफेशनल लेवल पर, तो उन्होंने सोचा ये आदमी चलो ठीक है आप बातचीत कराने के लिए। लेकिन आपने देखा पहले बातचीत के दौर से ही ये पता चल रहा था कि पाकिस्तान इज ओनली प्लेइंग अमेरिकन गेम। वो तो ड्राफ्ट भी एडिट नहीं कर पाए थे सर, वो तो ड्राफ्ट भी नहीं एडिट कर पाए थे ट्वीट करने से पहले। उसके ईरान के लिए और कोई चारा ही नहीं था, बिकॉज दे हैड टू स्पीक। एंड उस वक्त देखिए आईआरजीसी वहां पर सब हुकूमत चला रहे, खासकर जब पहले ही दिन अयातुल्लाह खमैनी को असैसिनेट किया गया, Right. उसके बाद कंप्लीटली पावर आईआरजीसी के पास चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और आईआरजीसी का आपस में गठजोड़ था। सो दे सेड कि चलो यही काम कर सकता है, बट नाउ वी नो व्हाट इज हैपनिंग। आईआरजीसी एंड तक लड़ता रहेगा, और तब तक ईरान की वो बर्बादी भी देखेंगे, क्योंकि सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल तकरीबन साइडलाइन कर दी गई ओके, है। ठीक है, ठीक है। ओपी तिवारी सर, इसी पर आप ये बताइएगा, क्योंकि जैसा टिक्कू सर ने भी यहाँ कहा, इमरान खान को हटाना या अपने बंदे को वहाँ पर लगाना जो कि हमेशा अमेरिका की ही बात कर पाए या उसके साथ अलायंस में हमेशा आगे बढ़ पाए। अब यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ भी सोचने और करने की कोशिश की थी ना, जब ईरान की बात सामने आई थी। इफ यू रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में क्या कहा था कि जब वहाँ पर खामेनेई का खात्मा होगा, जब हम रिजीम चेंज की बात करेंगे तो आप देखिएगा लोगों में इतना गुस्सा है, वो खुद सड़कों पर निकलेंगे, वो खुद सड़कों पर निकलकर कहेंगे कि जी आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा तो नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का तो पूरा प्लान ही उल्टा हो गया तिवारी सर। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे सहमत हूँ। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि भी ये पाकिस्तानी संसद में भी कहा था कि अमेरिका के जितने गंदे काम है वो सब पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान का सपोर्टर है। टिप्पू साहब की बात से पुलिस सहमत है, वैसे सपोर्ट रहा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जैसे कि मतलब कि रिजीम चेंज करना चाहते थे, उनके शाह के ऊपर बहुत भरोसा था। जो शाह खुमैनी के आने के बाद भाग के अमेरिका चले गए थे, तो अमेरिका को उम्मीद थी कि वहां की जनता रोड पर आएगी और खड़ी हो जाएगी और करेगी। लेकिन उन समय उनकी जो जनता आई थी वो आम नहीं थी, उनके पास आर्मामेंट्स नहीं थे ताकि वो काउंटर कर सके, उनको दबा दिया गया। लेकिन ईरान में एक जो सबसे मजबूत भावना है वो राष्ट्रभक्ति की भावना है। अमेरिका का बॉम्ब गिरा, वो पूरे दब गए और सब इकट्ठा हो गए। सर हम जब भी बात करते हैं वो वहाँ चूंकि शिया बाहुल पूरा वो मुल्क है, और जो आप उनका हिस्ट्री भी अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा, और वो बोलते भी हैं हमेशा कि उनके खून में ही जो शहादत की भावना या देशभक्ति की भावना है हमेशा से देखी गई है। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब अराक्ची पहुंचे हैं वहां पुतिन के दरबार में, तो उसका मतलब क्या है उसे डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।